ये सब जो आजकल चल रहा है, एक पहलवान किसी पहलवान को मार आता है तो अपने आप को भारत केसी कहने, वो जो पीकेसी कहने लगता है और वगैरह वगैरह जो भी टाइटल, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आज हमारा जो भारत और ब्रजमंडल जो कुश्ती में जो पिछड़ रहा है उसका मेन कारण यही है। राम राम भाइयों आपका स्वागत है ब्रज की पंचायत मोहित कुंतल दानेवाले के साथ में। आज भाइयों मैं जिन पहलवान जी के साथ बैठा हूं उनका परिचय मैं आपको ऐसे देना चाहता हूं कि वो हमारे ब्रज क्षेत्र के बड़े पहलवान तो रहे ही, पर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कि 1991 में भारत केसरी गेम हुए और उन भारत केसरी गेम में उन्होंने हिस्सा लिया और उन गेमों में उन्होंने 84-85 पहलवानों से उनका मैदान हुआ। उस प्रतियोगिता में वो फाइनल में जाके और हमारे पंजाब के पहलवान थे उनसे वो हार गए। तो उन पहलवान जी ने, हमारे जो पहलवान जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी भारत केसरी नहीं लगाया। और आज का दौर है कि किसी भी पहलवान की किसी भारत केसरी पहलवान से कुश्ती हो जाए और वो बच बचा के कैसे भी बराबर लड़ जाए तो सब भारत केसरी लगाते फिरते हैं। तो हमारे साथ स्वागत है शिवाले पहलवान जी, जो गोपाल आश्रम के अखाड़े के संचालक भी हैं। स्वागत है पहलवान जी आपका। राम राम साहब। बहुत खुशी की बात है, आज मोहित भाई दानेवाले मेरे पास आए, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि मैं मथुरा का रहने वाला हूं, चतुर्वेदी परिवार से हूं। तो मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं जी। तो मैं कोई भी बात बोलने से पहले मैं उनकी वंदन करता हूं। तो उनका वंदन यही है, मेरा एक सूत्र सा है, मैं आपको बोलूँगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। कृष्ण भगवान जो हैं जगत के गुरु हैं और उनका आश्रय लेकर जो आदमी काम करता है प्रारंभ, उसकी नैया पार जाती है। तो भाई साहब आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बता दूं कि 1991 की बात है जो महरौली के अंदर, खानपुर महरौली दिल्ली के अंदर में ये दंगल का आयोजन हुआ था। इसके संचालक थे भीम पहलवान गुर्जर जी। तो जैसे मुझे मालूम हुआ कि दंगल भारत केसरी हो रहा है तो मैं मथुरा में था उस दिन, और मैं मथुरा में से मैं ट्रेन में बैठ के और सीधा महरौली जाता हूँ और जाके मैंने वजन दिया और अपना नाम दर्ज कराया। जब नाम दर्ज कराने के बाद में मुझे मालूम हुआ उसमें 84 यानी कि 84 पहलवानों ने भाग लिया है जी। तो जैसे पहलवानों ने भाग लिया था उसमें भारत केसरी का टाइटल था। तो 84 पहलवानों की ग्रुप बनाए जाते हैं जी। तो उसमें 4 ग्रुप बनते हैं। इसमें से जो जीतता जाता है वो ए ग्रुप में चला जाता है और जो हारता है वो बी ग्रुप में चला जाता है। तो मैंने कोई कुश्ती नहीं हारा था। 84 पहलवानों में चलते चलते 3 दिवसीय दंगल था जी। और उस समय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में दंगल चल रहा था जी। तो मैंने जैसे कुश्ती में चलते चलते ग्रुप फाइनल में पहुंचा। तो मेरी ग्रुप फाइनल में कुश्ती, जो हर साल दोनों भाई भारत केसरी बनते थे, केआर पहलवान और सुमेर पहलवान, जो कि पंजाब के रहने वाले थे जी। उनके साथ में मेरी कुश्ती आ जाती है सुमेर सिंह के साथ में ग्रुप फाइनल में। उस कुश्ती में मुझे विश्वास था कि वो बहुत मजबूत लड़ने वाले हैं और मुझे 100% ये था कि मैं यहाँ से हारूंगा और अब इस कुश्ती स्पर्धा से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण बंसीवाले की कृपा से मुझे वो कामयाबी मिली और मैं सुमेर पहलवान को चित किया। राजीव गांधी जी को बहुत प्रसन्नता हुई और मेरे राजीव गांधी जी के साथ में उस समय के फोटो भी हैं और उन्होंने मुझे पारितोषिक भी दिया और गले से लगाया और उन्होंने मुझे पकड़ के उठा भी लिया। सारे कपड़े उन्होंने अपने बिगाड़ लिए। इतनी खुशी हुई उनको उस कुश्ती को देख के। क्यों कि मेरे अंदर में वजन था करीब 100 और उसके अंदर में था 120-130 किलो वजन। तो देखने में वो मेरे से काफ़ी तगड़ा लग रहा था। तो वह कुश्ती में मुझे कामयाबी हासिल हुई और मैं फाइनल में पहुंच गया। दूसरे दिन फाइनल कुश्ती जब होती है मेरी, तो जो कुश्ती का जो समय था उस समय के अंदर में कुश्ती चलती रही और किसी का कोई स्कोर नहीं हुआ। तो उसे बोलते हैं सतन डेट,
जी। तो कुश्ती हमारी सतन डैट पे चलती है, तो सतन डैट में एक पॉइंट बनाया केयर सिंह ने। वो भी पॉइंट अगर रियल कानून के हिसाब से पूछा तो वो पॉइंट नहीं था, फिर भी मैं जब दे दिया तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। जैसे उसने मेरा पट उठाया था तो मेरा एक पट अखाड़े की मेड़ पे आ गया था जी। बस उसने पट उठाया था और मेरा एक पैर मेड़ पे आ गया था। मेड़ पे आने की वजह से रेफरी ने ऐसे करके एक पॉइंट दे दिया उसको, क्योंकि वो रिंग से बाहर था पैर। अगर वो पैर बाहर रिंग के अंदर होता तो शायद वहां भी वो पॉइंट नहीं था जी। बस उसी 1-0 के आधार पर केयर सिंह पहलवान पंजाब को भारत केसरी घोषित कर दिया गया और हम वहां पर उप भारत केसरी के नाम पर रह गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि तब से आज तक मैंने अपने इंटरव्यू में या किसी में भी कहीं भी एक भी जगह अपने आप को मैंने भारत केसरी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब जो आजकल चल रहा है, एक पहलवान किसी पहलवान को मार आता है तो अपने आप को भारत केसरी कहने लगता है, वो जो पीकेसी कहने लगता है और वगैरह वगैरह जो भी टाइटल। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आज हमारा जो भारत और ब्रजमंडल जो कुश्ती में जो पिछड़ रहा है उसका मेन कारण यही है, लोगों को बस अपना दिखता है, दिखावा और नकलीपना, दिखावा नकलीपन में ये जा रहा है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो जैसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने कंस के टाइम राजा कंस हुआ करते थे, तब इस कुश्ती का जन्म मथुरा से हुआ था जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने चांडुल मांडुल सल तोसल और जरासंध का वध कुश्ती कला से किया था जी। उसी से रावण को उसको कंस को भी मारा था। तो इस कुश्ती का जन्म मथुरा में हो के पूरे वर्ल्ड में फैल गया जी। लेकिन आज हमारी मथुरा का वो हाल है कि बस कुछ कह नहीं सकती। बिल्कुल जिस तरह से ये कुश्ती अलोप हो रही है और उसको बचाने के लिए हमारे जो बड़े बड़े पहलवान हैं कोई पहल नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है, लेकिन मजबूरी भी होती है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। मैं भी आपको बता दूं पूरी तरह से सत्य नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जी। क्योंकि एक पैर ऐसा है और एक पैर ऐसा है और ये दोनों ही अपने पैर हैं। चोट लगेगी तो दर्द इसमें होगा तो भी हमको होगा, इसमें लगेगी तो भी हमको होगा। अब कोई भी पहलवान हो, अब मैं एक अखाड़ा चला रहा हूँ और मेरे ही चेले हैं, अब वो कहीं पर आके कोई ऐसी कुश्ती लड़ा आते हैं तो ठीक है, मैं उनको डांटता हूँ, फटकारता हूँ, लेकिन मैं जाके हर जगह माइक ले लेके और चैनलों पर जाके ये तो नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहेंगे, बिल्कुल ये आपकी बात से वो है। लेकिन हाँ ये जरूर है, मैं अंदर घर में जरूर डांट मारता हूँ, फटकार मारता हूँ, सबको समझाता हूँ ये काम गलत है। क्यों? नूरा कुश्ती का जन्म मैं आपको बता दूं ये आज नहीं हुआ है, हमारे टाइम पे भी चलती थी जी। लेकिन एक कुश्ती नूरा ऐसी होती है कि जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ने गया, अब जैसे हम कुश्ती लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और हमसे कोई लड़ने नहीं आ रहा और 5,000 रुपये का इनाम है हमारे ऊपर, समझना मेरी बात। समझ रहे हैं। और कोई कुश्ती लड़ने नहीं आया जी। अब वो क्या करेंगे, उस 5,000 को हमको बिना लड़े नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, हमारा स्वागत कर देंगे, 1,100 रुपये हमारे को देके पटका उड़ा के हमें विदा कर देंगे। तो उस समय एक लालच एक ऐसी चीज होती है कि मेरे को नहीं वो हर किसी को आ जाता है जी। तो उस समय में क्या किया जाता है कि इशारा देके किसी को खड़ा कर लिया जाता है और पकड़ के उसको वो चित कर लेता है और वो अपने 5,000 रुपये ले आता है, 1,500 उसको पिटने वाले को दे देता है। तो हमारे टाइम पे इस प्रकार की नूरा चलती थी, इसे भी नूरा कहेंगे जी। लेकिन आज जो कुश्ती हो रही है, आज तो मैं हूं जो का मतलब केवल लोकल स्तर का पहलवान और मेरी कुश्ती हो रही है एक भारत केसरी पहलवान से जी। और 1 लाख रुपए का मैंने उसको लालच दे दिया, वो 1 लाख रुपए के लालच के चलते मुझे कुश्ती देके जा रहा है, मुझसे कुश्ती पिट के जा रहा है। इसे नूरा कहा जाता है। सर्कस बना के रख दिया, सर्कस बना तो वो बना दिया है कि मतलब शो फाइट बना दिया है। अब जैसे वो देवा थापा है, वो किसी की जोड़ नहीं है, किसी की जोड़ नहीं, मुझसे अगर पूछा जाए तो नहीं है। 500 रुपए का जोड़ नहीं है हमारे मथुरा में। वो मैं उनको इससे नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जितनी भी कुश्ती है उसकी वो सब वैसी है। सही बात है। अब पब्लिक को मजा उसी में आता है जी। अब एक बात बताओ, एक तरफ तो कुश्ती हो रही है, किसी पहलवान ने किसी पहलवान को पटका,
जी और वो 75% चित्त हो गया और उसको कुश्ती नहीं दे रहे। जी देवा थापा 10 बार धोबी मार रहा है और 10 बार वो पूरा चित्त हो रहा है। जी तो भैया जब वो 10 धोबी मार रहा है तो वो पहले धोबी भाई कुश्ती खत्म होगी तो 10 धोबी क्यों मार रहा है? सही बात है। कोई इस बात को समझता नहीं है। वो क्या है? वो कुश्ती नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट है बिल्कुल। और पब्लिक को आजकल मजा उसी में आता है। और आज पहलवान जी, मेरा आपके पास आने का और आपसे जो आपके विचार लेने का एक मेन उद्देश्य यही है कि आप ब्रज क्षेत्र के इतने बड़े पहलवान रहे हो, जिससे जो लोकल जनता है, जो दंगल देखने वाले हैं, उन पर आपकी बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपसे इंटरव्यू नहीं लेने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि पहलवान जी, आप वो बड़े बड़े और पहलवान रहे हैं, 2-4 मैं नाम बोल दूंगा अपने चैनल के द्वारा, उनको आगे आना चाहिए। नहीं, पहलवानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जीरो लेवल पर चली जाएगी और जो उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं वो आगे आ जाएंगे। जहाँ भी जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा हुआ है वो हमारी पहलवानी में बचा हुआ है, आप देखने वाले हो। बाकी ना कोई किसी का सम्मान करता है, आज पौवा लगा के घूम रहे हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, बिल्कुल व्यवस्थाएं खराब हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है और पहल किस तरीके से की जाए। देखो भैया, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, लेकिन समस्या ये आ गई है कि पहलवानी 2 प्रकार की हो गई है। 3, एक तो पहलवान होता है 12 मासी जी, और एक पहलवान होता है चैतुआ। चैतुआ, जैसे कि 3 प्रकार के पहलवान होते हैं, असली, नकली और फसली। फसली। अब आजकल फसली पहलवानों का दौर ज़्यादा है, जी, तो उनको तो सिर्फ चाहिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे की तरफ दुनिया भाग रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन आज दुनिया उसे सब कुछ की संज्ञा दे रही है। पैसे के चलते रिश्तों को भूल गई है। आप तो इसे पहलवानी की बात कर रहे हो। अरे मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या परेशानी है? आज मैं तो अपनी अच्छी भाली पहलवानी कर चुका, आज 45,000 रुपये पेंशन पा रहा हूँ जी। मुझे कोई जरूरत नहीं है, अखाड़ा फिर भी चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? इसलिए चला रहा हूँ कि ब्रजमंडल की कुश्ती कला समाप्त न हो जाए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए मेरी जो अखाड़ा है, आज उस अखाड़े की अगर कॉलोनी कट जाती है तो कम से कम 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। आज 5-6 करोड़ रुपया, मुझे ये बताइए, मेरे पास एक साथ आएगा तो क्या मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल। लेकिन नहीं, मैंने वो जगह बनाई है, बाबा बलराम दास जी ने मुझे ये जगह दी थी। किसके लिए? व्यायाम करने के लिए, व्यायामशाला के लिए। मैंने उनको वचन दिया है कि बाबा, आपकी जगह आपके बाद में ये नहीं रहेगी, अगर आप मेरे को दे जाओगे अखाड़े के लिए तो इसका आपका नाम अमर कर दूंगा। मैं वही काम कर रहा हूँ। 30 वर्ष मुझे हो गए इस अखाड़े को चला रहा हूँ। और आज देख लो, चलाते चलाते मेरे अखाड़े पे अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, उन्होंने अखाड़े का नाम भी किया है। ऐसी बात नहीं है, आज भी ब्रजमंडल के अंदर में गोपाल आश्रम अखाड़े को लोग पहचान है कि गोपाल आश्रम पर 6 पहलवान हैं और बढ़िया पहलवान है। मेरे यहाँ पर सबसे पहला क्या है? बच्चों को संस्कार, उसके बाद में पहलवानी या गेम। तो मैं आज यही बात कहता हूँ कि आज के समय पे पहलवान को या कोई भी आदमी हो, व्यायाम तो अति आवश्यक चीज है जी। हर किसी को करना चाहिए। क्यों? कि पहले समय पे सब चीज शुद्ध मिल जाती थी खाने पीने की, आजकल किसी चीज में शुद्धता नहीं है। तो ये जो प्रोटीन वगैरह जो चल रही हैं आजकल, तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की प्रोटीन, तरह तरह के ये जो मेडिसिन, इसको खा खा के हमारे जो ब्रजमंडल के पहलवान हैं, इनकी सबकी बुद्धि सड़ चुकी है जी। किसी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बस उसको ये है कि इसको खा लो तुम तगड़े हो जाओगे, तो बस वो वही खा लेता है। इसके चलते अनेकों पहलवान तो ऊपर पधार चुके हैं और अनेकों पहलवान अनेकों बीमारियों से जूझ रहे हैं, विकलांगता की तरफ बढ़ रहे हैं, नपुंसकता की तरफ बढ़ रहे हैं और पहलवानी तो बिल्कुल लवलेश मात्र नहीं रही है। और बस नूरा कुश्ती लड़ जाना, पैसा कमा लेना और सीजन खत्म हुआ और अपनी मस्ती लेना। आजकल सबसे पहला फैशन है 20,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल, क्या क्या नाम है, तमाम दुनिया भर के। एक पहलवान देख लो जो कि एक स्टेट चैंपियन नहीं है, आज उसके हाथ में तुम देख लो एप्पल का मोबाइल है। एप्पल का मैं तो नहीं जानता हूँ क्या होता है ये एप्पल, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसकी 60-70 हज़ार से स्टार्टिंग है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब आप मुझे बताइए, घर वाले तुमको पहलवानी करा रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए के वो डिब्बे आ रहे हैं प्रोटीन के,
और 10-10 हज़ार की उनके प्रोटीन के साथ में वो सारा सिस्टम अपने हाथों से इंजेक्शन लगा रहे हैं आजकल पहलवान। अब आप ये देख लीजिए मेरे ब्रजमंडल में कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे ये बताइए कि वो भारत के कम से कम 10-10, 15-15 हिंद केसरियों को पछाड़ चुके हैं, लेकिन उनका नेशनल में कहीं स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताइए मुझे, क्यों नहीं है? शायद आपको ये चीज मालूम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात पकड़ी है आपने। बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे मुंह पे आ गई है कि जो भी सरकारी कुश्तियां होती हैं, मैट की कुश्ती जो होती है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या राज्य कुश्ती हो या वैसी भी हो, तो सब में कुश्ती होने से पहले मेडिकल होता है जी। तो इसे बोलते हैं मेडिकल ड्रॉप टेस्टिंग जी। तो जो मेडिकल होता है, तो उसमें अगर कोई दवाई खाया हुआ आदमी है जी। और अगर उसने 2 दिन पहले भी या 4 दिन पहले या 6 महीने पहले 2 महीने पहले भी खाई है, तो उसके चेकअप में वो आ जाएगी और आ गई तो उसको उस चैंपियनशिप से 4 साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा कि वो कभी भी 4 साल तक इस स्पर्धा में नहीं खेल सकता। तो हमारे जो पहलवान है आजकल, इनका एक टैलेंट बन गया है, बिना इंजेक्शन के या बिना वर्कआउट के या बिना प्रोटीन के ये लोग कुश्ती लड़ते ही नहीं है जी। तो इस वजह से ये लोग इस तरफ में नहीं जाते। तो आप ये देख लीजिए कि एक भी पहलवान का नेशनल में मेडल नहीं है। मेन बात यही है जो आपने बोली है, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो 4 साल के लिए बैन लग जाएगा, इसलिए वो उसमें जाते नहीं है, जाने ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं अगर मेडिसिन को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ और मैं मेडिसिन की कोई निंदा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन करने के लिए कोई भी आप कोई दवाई लेते हो तो पहले सबसे पहले क्या देखते हो कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, उसकी सलाह के अनुसार ही तो लेते हो जी। अब आप वो इन मेडिसिन वालों से पूछा जाए कि तुम किस डॉक्टर की सलाह के द्वारा ये सब चीज ले रहे हो, तो क्या होता है? अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। ये बच्चे जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सब एक पहलवान ने बताई दूसरे को, दूसरे पहलवान ने बताई तीसरे को, वही पहलवान डॉक्टर है, वही पहलवान इंजीनियर है और उन्हीं की बिना सोच वालों से जो ले रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। अगर आपको मेडिसिन ही खानी है तो किसी डॉक्टर की सलाह के द्वारा उसकी क्वांटिटी जितनी है उसके हिसाब से खाओ और करो पहलवानी, और बढ़िया तरह से करो। जैसे सरकारी कुश्ती आती है उस समय उसको यूज मत करो, लेकिन सरकारी कुश्ती से ही जीवन बनता है। बिल्कुल। इस कुश्ती से आप पैसा कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन बुढ़ापे में यही काम आता है। आज मैं बैठा हुआ हूँ, मैं 62 साल का हो गया जी। 61 साल का होने वाला हूँ, अभी 62 का नहीं हुआ, लेकिन आज अगर मेरे पास पेंशन न होती तो मैं एक किसान का बेटा भी नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। कुश्ती के कर्म में जब मैं पड़ गया तो अपना जो ब्राह्मण का जो कर्म था जजमानी का, वो मुझसे छूट गया, एजुकेशन मुझसे छूट गई, अब पहलवानी रह गई। इस पहलवानी में अगर मेरे पास आज ये सरकारी नौकरी नहीं होती तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालता? आज मैं सब कुछ बोल रहा हूँ किसकी वजह से? जय हो मेरे जसराम गुरु की, जिन्होंने मुझे ये सरकारी नौकरी दिलाई, और जय हो मेरे बलदेव गुरु जी की, जिनकी तस्वीर को मैंने एकलव्य की तरह अपने हृदय में धारण करके उनकी तस्वीर पर डेली धूप लगा लगा के और मैंने पहलवानी की शिक्षा चालू करी। उसके बाद तो समय है, जैसे जैसे पहलवानी बढ़ती है तो डेली कोई ना कोई योग्य व्यक्ति मिलता है। तो मुझे यो भी एकलव्य की तरह मैंने जो भी मुझे योग्य मिला मैंने उसका गुरु की तरह सम्मान किया है और सभी को गुरु समझा है। आज मेरी एक खासियत और बता दूंगा आपको, जितने पहलवानों से मेरी कुश्ती हुई है मेरी उनसे सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती है। क्यों? कि ये कुश्ती एक धर्म युद्ध है। आजकल के बच्चे कुश्ती को वो बना लेते हैं अपना, जैसे कि कुश्ती हो गई तो वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, विरोधी हो गया, वो हमारा बहुत बड़ा। मेरी ऐसा कोई पहलवान नहीं है कि जिसके साथ कुश्ती हुई और उसके साथ मेरी आज दोस्ती नहीं है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। एशियाड चैंपियन सुभाष पहलवान है, मेरी फेसबुक पे उनसे आए दिन बात होती रहती है और वो मेरे लिए बहुत बढ़िया सम्मान के साथ बोलते हैं, मैं भी उनके लिए सम्मान के साथ बोलता हूँ। तो क्या ये धर्म युद्ध है? आज हमारे पहलवान इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और मैं अब अंत में यही कहूँगा सभी पहलवानों से, सभी उस्ताद खलीफाओं से, जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं उनसे, सभी से अनुरोध करूँगा कि भाई इस कुश्ती को बचा लो। ये कुश्ती हमारी गर्त में जा रही है। आज पूरे भारत में कुश्ती का दौर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन इस कुश्ती का किसी को ये पता नहीं मथुरा से जन्म हुआ है।
इस मथुरा से इसको बचा लो। मेरा सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस पर जितना हो सके, जैसे भी हो सके, इसे बचाने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पहलवान जी की बात सुन के। मैं तो निशब्द हो गया हूँ, क्या बोलूँ। मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ पहलवान जी के। पहलवान जी तो बहुत बड़ा नाम रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे पहलवान जी इस मुहिम से जुड़े हैं, मेरा कोई पर्सनली भला नहीं है। पहलवान जी तो बहुत अच्छे पद पे रिटायर होके आए हैं, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अगर वो चाहें तो घर पे बैठ के आराम से मजे कर सकते हैं, पर वो इस मुहिम में आगे बढ़ के आए इस कुश्ती को बचाने के लिए। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो कुश्ती प्रेमी हैं और जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, उनको भी इस बात को दिखाइए और पहलवान जी को सुनवाइए, क्योंकि जो शिवाले पहलवान जी आगे आए हैं तो आप भी आ सकते हो और कुश्ती बच सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहलवान जी की बात लोगों तक पहुँचे। और जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को सुन के। तो भाइयों, जो भी हमें कांटेक्ट करेगा, जो भी जहां बुलाएगा, हम दौड़े चले आएंगे, पैदल आएंगे, टेम्पू से आएंगे, जैसे भी आएंगे, पर हम आपके पास आएंगे और इस कुश्ती को बचाने के लिए आपसे निवेदन करेंगे। धन्यवाद सभी का। राम राम साहब।